हेलो। मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से। आज जो बात मैं करूंगा वो है, पिछले क्लास में हमने बताया था आपको पोमोलॉजी फ्रूट्स के बारे में, और फ्रूट्स के बाद आपको सीड के बारे में पढ़ना है। तो सीड को हम कहते हैं स्पर्मोलॉजी। स्पर्म तो ऐसे यूज होता है रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव में या एनिमल में, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ भी इसको हम स्पर्म ही कहेंगे, स्पर्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सीड। तो सीड में आपको पढ़ना है सीड क्या है, उसका क्या पार्ट है, उसका जर्मिनेशन किस तरह से होता है, प्रत्येक पार्ट का क्या व्यू है। तो पहले आप एक इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि पार्ट ऑफ ए प्लांट भी डेवलप फ्रॉम ओव्यूल। यानी अगर एक फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट का, तो उसमें ओवरी होता है, उसके अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल ही रिपेन होकर के बनता है सीड, और ओवरी कन्वर्ट कर जाता है फ्रूट में। आपने फ्रूट पढ़ लिया, तो आज आप सीड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो तीन डिफिनीशन लिखा हुआ है। एक डिफिनीशन है पार्ट ऑफ ए प्लांट भी डेवलप फ्रॉम ओव्यूल आइदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन और विदाउट इट। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद भी बनता है और बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया हुआ है एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी, वो इसी से रिलेटेड है कि विदाउट इट होता है। मतलब जो एक ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो सेल है, वो सेल न्यू सेलर सेल वो बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलप कर जाता है, और ब्रीडर्स लोग क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडर उसको कन्वर्ट करते हैं। दूसरा डिफिनीशन है मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड ओव्यूल, या रिपेन ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। सॉरी, इसको हम कहेंगे सीड। मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो होता है। फिर हम अगर बात करेंगे एक मैच्योर इंटीग्मेंट मेगास्पोरेंजियम, यानी ओव्यूल को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, उसी को कहेंगे ओव्यूल भी, उसी को कहेंगे मेगास्पोरेंजियम भी। तो हम ये डिफिनीशन भी दे सकते हैं, मैच्योर इंटीग्मेंट मेगास्पोरेंजियम इज सीड। अब हम बात करेंगे सीड का पार्ट। सीड का सबसे ऊपर का कवरिंग होता है सीड कोट। सीड कोट के अंदर में होता है रिजर्व फूड। तो सीड कोट में होता है दो पार्ट, टेस्टा एंड इंटीग्मेंट, आउटर एंड इनर। जरूरी नहीं है कि दोनों पार्ट रहे, हो सकता है कि एक ही पार्ट रहे, और जब एक पार्ट रहेगा तो उसको हम टेस्टा बोलेंगे। और आप सीड में देखते होंगे जर्मिनेशन में कि जब जर्मिनेट करता है तो वाइट, जैसे चना वगैरह जर्मिनेट करता है तो वहाँ पे एक पोर होता है, माइन्यूट पोर होता है, तो वो उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। और अगर एक सीड है और सीड के अंदर में देखेंगे इस तरह से नॉच बना हुआ है, कवर गड्ढा जैसा बना हुआ है, उसको हम कहते हैं हाइलम। फिर है चलाजा, वहाँ से वो कवरिंग, जहाँ से कवरिंग बनता है उस पार्ट को कहते हैं चलाजा। रेप है, रिजिड पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं रेप है। रिजर्व फूड के रूप में सीड में होता है कार्टिलिडन, एंडोस्पर्म या पेरियस्पर्म। तीन मेन पार्ट है। कार्टिलिडन में मेन रूप से प्रोटीन होता है, एंडोस्पर्म में स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट होता है, पेरियस्पर्म में भी आपको कार्टिलिडन एंडोस्पर्म के साथ परसिस्टेंट न्यूसेलस मीन्स प्रोटीन ही होगा। एक टर्म लिखा रहता है आपको मोनोकार्टिलिडन में स्क्यूटेलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉडिफाइड कार्टिलिडन विच प्रेजेंट इन नॉन इंडोस्पर्मिक प्लांट इज कॉल्ड कार्टिलिडन। और अगर हम उसकी बात करें कवरिंग का, इपीब्लास्ट है। कवरिंग की बात करें तो जो इम्ब्रियो है उसका कवरिंग होता है प्लूमूल। कोलियोप्टाइल जो इम्ब्रियोनिक रूट है उसको कहते हैं रेटिकल, उसका कवरिंग, यानी इसको हम कहेंगे सूट कवरिंग। इसको कहेंगे रूट कवरिंग। हम कह सकते हैं कि इम्ब्रियो के रूप में जो सूट होता है उसको प्लूमूल, इम्ब्रियो के रूप में जो रूट होता है रेडिकल, उसका जो कवरिंग होता है उसको कोलियोप्टाइल, रूट का जो कवरिंग होता है कोलियोराइजा, और कार्टिलिडन के ऊपर का पार्ट को इपिकोटाइल और उसके नीचे के पार्ट को हाइपोकोटाइल कहते हैं। अब हम आगे देखें एक एक। अब यहाँ हम फिगर्स में उसी जितना सारा पार्ट हमने अभी आपको बताया वो सब फिगर के रूप में है। देखिए यहाँ पे ये सीड है, इसका लैटरल व्यू है, तो ऊपर का पार्ट टेस्टा है, उसके जस्ट नीचे टेगमेंट है, और ये इसका रिजर्व फूड होगा। यहाँ पे एक छिद्र के रूप में दिखाया गया वो माइक्रोपाइल है। ये जो नॉच है इसको हम कहते हैं हाइलम, और ये जो रिजिड पार्ट है उसको हम कहते हैं रेफे। ये है इसका लैटरल व्यू। और ये हम इसका फ्रंटल व्यू देखें तो देखिए ये वाला टेस्टा, ये टेगमेंट, ये पार्ट इसका रिजर्व फूड है। यहाँ पे ये माइक्रोपाल है,
ये हाइलम है, हाइलम मतलब ये गड्ढा के जैसा स्ट्रक्चर होगा, और ये इसका रिजिड पार्ट है, उसको हम कहते हैं रेफे। तो ये जनरल सीड का है। और अगर हम बात करेंगे मोनोकॉट सीड का, जैसे कि मेज का, तो मेज में आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, रिमेन्स ऑफ स्टाइल है। यहाँ पे ये रिजर्व फूड है, ये इसका पोजीशन है रेडिकल का, यहाँ इसका पोजीशन है प्लूमुल का। तो इसको हम अगर फ्रंटल व्यू से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अगर इसको हम काट लें, एलएस कर दें, एलएस अगर कर दें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो ये पार्ट डिस्टिंक्ट होगा सीड कोड का, यानी टेस्टा एंड टुगमेंट। और उसमें हम दो पार्ट साफ साफ दिखता है। एक तो नीचे में एम्ब्रियो दिखेगा, और एम्ब्रियो के ऊपर में एक इपिथेलियल लेयर है, ऊपर यहाँ पर इसका रिजर्व फूड होता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो ये एलएस में दिखेगा। और अगर इसी एम्ब्रियो को हम बाहर निकाल करके देखें तो इसमें कई पार्ट है। ये स्क्यूटेलम है, इसमें हम देखें तो ये इसका प्लूमुल है, ये इसका कवरिंग कोलियोप्टाइल है, ये इसका रेडिकल है, इसका कवरिंग कोलियोराइजा है, ये रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिलीडन है। मतलब एक मोनोकॉट सीड में कॉटिलीडन यूज हो जाता है, बट फिर भी बचा रहता है। कौन सा पार्ट बचा रहता है? वन कॉटिलीडन बचा रहता है, उसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। और दूसरा कॉटिलीडन कंज्यूम हो जाता है, उसको मीपी ब्लास्ट कहते हैं। लेकिन उसमें प्लूमुल, उसका कवरिंग होगा, रेडिकल और उसका कवरिंग होगा। लेकिन डायकॉट की बात करेंगे तो डायकॉट प्लांट में हम अगर हम देखें तो दो कॉटिलीडन होगा। यहाँ पे एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, यानी डेवलपमेंट के समय में एंडोस्पर्म का यूज होता है। और अगर हम देखें तो कॉटिलीडन के ऊपर के पार्ट को एपिकोटाइल कहेंगे, नीचे के पार्ट को हाइपोकोटाइल कहेंगे। तो हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल होता है, ये रूट के रूप में डेवलप कर जाता है। इपिकोटाइल के ऊपर में प्लूमुल है, ये सूट के रूप में डेवलप कर जाता है। तब हम इसको कहेंगे डाइकॉट सीड। एक और सीड होता है आपका पेरियस्पर्मिक। पेरियस्पर्मिक का मतलब खास तरह का प्लांट में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आपको ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च जिसको कहते हैं, और शुगर भी चुकंदर में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो न्यूसेलस है ये इसका रिजर्व फूड है। हालांकि इसमें कॉटिलीडन और इंडोस्पर्म भी है, बट मेजर पार्ट ये होता है। और आप एक फिगर आपको याद होगा तो देखे होंगे कि जब आप डेवलपमेंट में बना रहे होते हैं इस तरह से, तो इसमें ढेर सारा न्यूसेलस था, और एक न्यूसेलस डेवलप करता है, बाकी सब कंज्यूम हो जाता है। बट और सभी न्यूसेलस अगर बचा रह जाएगा तो वो कन्वर्ट कर जाएगा किसमें? पेरियस्पर्मिक सीड में। तो ये इतना फिगर आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मार्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि लिखने से ज़्यादा फिगर पे ध्यान दें। आगे हम देखेंगे एक एक करके सबका। तो देखिए, आप सीड कोड की बात करें तो इसका डिफिनीशन है लिखा है, ए सीड में है 1 or 2 कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट। दीज आर द आउटर कवरिंग, ओनली वन सीड, ओनली वन कोट अगर है, एक सीड कोट में एक ही अगर है, दो नहीं एक है तो उसको हम टेस्टा बोलेंगे। अगर दो है तो आउटर वाले को टेस्टा बोलेंगे, इनर लेयर को हम टेगमेंट बोलेंगे। और आपको याद होगा, या आप खाते हैं अनार वगैरह, तो ऊपर का जो जूसी पार्ट आप खाते हैं, खाने के बाद थोड़ा सा कड़ा जैसा लगता है, वो आपका टेगमेंट है। और जो जूसी पार्ट है वो टेस्टा है, यानी आउटर पार्ट आउटर इंट्यूगमेंट से डेवलप करता है, इनर पार्ट इनर इंट्यूगमेंट ऑफ ओव्यूल से डेवलप करता है। फिर आ जाए माइक्रोपाइल। अभी पीछे हम बता चुके हैं कि सीड का वह पार्ट जहाँ से वो मॉइस्चर वगैरह लेता है, और वो पार्ट जिससे रेडिकल रिलीज करता है, उसको हम कहेंगे माइक्रोपाइल। और वो आपको फाइन पोर के रूप में होता है। हाइलम सीड का वो पार्ट जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर, यानी गड्ढे के जैसा होता है, स्कार लाइक स्ट्रक्चर या नॉच ऑफ सीड, उसको हम कहते हैं हाइलम। चलाजा, चलाजा उस पार्ट को कहते हैं जहाँ से सीड कोट बनता है, यानी टेस्टा एंड टुगमेंट जहाँ से बनेगा ऊपर में, यानी कॉटिलीडन और उसके ऊपर, उसको हम कहेंगे चलाजा। रेफे, यानी सीड में एक ऐसा पार्ट होता है जो माइक्रोपाइल के जस्ट नीचे होता है, वो हार्ड पार्ट होता है, तो उसको हम रेफे कहते हैं, वो उसको प्रोटेक्शन देता है। रिजर्व फूड, पार्ट ऑफ ए सीड जो न्यूट्रिशन देता है जर्मिनेटिंग सीड को, उसको हम कहते हैं रिजर्व फूड। इसके बारे में आपको बता चुके हैं, इंडोस्पर्म है, कॉटिलीडन है एंड पेरियस्पर्म है। फिर आगे हम बात करें कॉटिलीडन का, तो रिजर्व फूड ऑफ ए डाइकॉट या नॉन इंडोस्पर्मिक सीड इज कॉल्ड कॉटिलीडन। मतलब
इसमें क्या है कि इंडोस्पर्म यूज हो जाएगा तो बचा कौन रह जाएगा, कॉटिलिडन। इसमें एग्जाम्पल जैसे पी है, ग्राम है, मैंगो है, ये सब डाइकॉट है। डाइकॉट के बारे में आप ऐसे देखना चाहें तो लीफ जिसका रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो डाइकॉट होता है, जिसमें कि रूट टैप रूट होता है वो डाइकॉट होता है। इंडोस्पर्म की बात करें तो रिजर्व फूड मोनोकॉट का, जिसमें कॉटिलियन यूज हो जाता है। कॉटिलियन यूज हो जाता है, इसमें राइस है, व्हीट है, और सबसे अच्छा तो आपका कोकोनट है। कोकोनट में जो आप पीते हैं और जो वाइट वाला पार्ट खाते हैं वो एंडोस्पर्म है। इन्हें पीते हैं वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, और जो खाते हैं वो सॉलिड है। और आप डेवलपमेंट में देख चुके हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड हेलोबायल। तो यहाँ पर कोकोनट एक ऐसा उदाहरण है जिसमें कि ये होता है, मतलब रिजर्व फूड के रूप में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी रहता है और ये भी रहता है, सेलुलर भी रहता है। इसके बाद आ जाए इम्ब्रियो में, तो पार्ट ऑफ ए सीड डेवलप फ्रॉम प्लांटलेट के रूप में डेवलप करता है। प्लांटलेट मतलब एक सीड है, और ये सीड एक छोटा सा पौधा के रूप में डेवलप कर गया, तो इसको हम सीड बोलेंगे, इसको हम प्लांटलेट बोलेंगे। तो यही सीड का वो पार्ट जो प्लांटलेट के रूप में डेवलप कर जाता है आफ्टर टेकिंग न्यूट्रिशन, तो उसको हम बोलते हैं इम्ब्रियो। और ये इम्ब्रियो का पार्ट है प्लूमूल, रेडिकल, स्क्यूटेलम। प्लूमूल जो होगा पार्ट ऑफ इम्ब्रियो विच एक्ट एज एम्ब्रियोनिक शूट। शूट का मतलब होता है स्टेम प्लस लीफ प्लस और भी जो पार्ट होगा फ्लावर वगैरह सब। रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विच एक्ट एज एम्ब्रियोनिक रूट, और ये एम्ब्रियोनिक रूट को हम कहेंगे रेडिकल। और यही ग्रो करके नीचे की ओर ग्रो करते चला जाएगा और रूट बनाएगा, जो कि एंकरिंग देता है, उसको रिजर्व फूड देता है। रिजर्व फूड के लिए वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करता है। अस्क्यूटेलम, अस्क्यूटेलम मतलब ये भी पार्ट है इंडोस्पर्मिक का, बट ये भी रिजर्व फूड रखता है, क्योंकि वहाँ तो इंडोस्पर्म रिजर्व फूड के रूप में है ही, बट रिमेनिंग जो कार्टिलिडन अस्क्यूटेलम वो भी प्रोटीन के रूप में वहाँ प्रेजेंट रहता है। फिर हम बात करें जर्मिनेटिंग सीड का जो पार्ट है वो क्या है। तो एक जर्मिनेटिंग सीड का हम बनाए हैं इस तरह से, अगर हम बनाए, उधर हम फिगर बनाए हैं तो देखेंगे कि ये प्लूमूल है, ये रेडिकल है, ये कार्टिलिडन है, और ये हाइपोकोटाइल है। ये प्लूमूल है, ये कार्टिलिडन है, और ये रेडिकल है। मतलब इपिकोटाइल पार्ट ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड भी प्रेजेंट ओवर कार्टिलिडन नोड। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं कार्टिलिडन नोड। नोड के ऊपर का पार्ट कहलाता है इपिकोटाइल। यह हम कह सकते हैं नोड और प्लूमुल के बीच का पार्ट इपिकोटाइल का होगा, कार्टिलिडन नोड और रेडिकल के बीच का पार्ट हाइपोकोटाइल होगा। आप अगर कभी रूट के रूप में आप गाजर या मूली को देखें तो गाजर में क्या होता है कि ऊपर का पार्ट में बिल्कुल हेयर वगैरह नहीं पाया जाता, और रूट में अच्छे दूरी तक पाया जाता। जिस पार्ट में नहीं पाया जाता वो हाइपोकोटाइल है, यानी हम उसका रूट नहीं खाते, उसका हाइपोकोटाइल प्लस रूट खाते हैं। गाजर में भी वो होता है। हम अगर फिगर से दिखाएं तो देखिए इस तरह से कॉनिकल रूट होगा, कॉनिकल टाइप का होगा। तो यहाँ पे जहां से सेकेंडरी टर्सरी निकल रहा है ये रूट है, ये इसका हाइपोकोटाइल है। यानी हाइपोकोटाइल भी रिजर्व फूड के रूप में है। जो मेन रिजर्व फूड है वो आपका प्राइमरी रूट है, उससे जो रूट निकल रहा है वो सेकेंडरी है और टर्सरी है। तो हाइपोकोटाइल रिजर्व फूड के रूप में काम आता है किसमें, रूट के रूप में। कॉटिलिडन नोड, नोड का मतलब अब जर्मिनेटिंग सीड में जो कॉटिलिडन के बीच में पाया जाता। कोलियोप्टाइल एक प्लूमुल का ऊपर का कवरिंग जो होगा उसको हम कहेंगे कोलियोप्टाइल। कोलोराजा रेडिकल के कवरिंग को हम कहेंगे कोलियोराजा। इपीब्लास्ट आपको हमने बताया था कि एक तो डेवलप कर जाता है अस्क्यूटेलम के रूप में, और एक कार्टिलिजन जो होता है रिमेन्स के रूप में बचा रहता है, इसी को हम कहते हैं इपीब्लास्ट।
मतलब डाइकॉट में तो कॉटिलिडन होता है, लेकिन मोनोकॉट में दोनों कॉटिलिडन होता है, उसका रूप बदल जाता है। एक को अस्क्यूटेलियम कहते हैं और एक को हम कहते हैं इम्पीब्लास्ट। आगे देखें, सीड की बात करें अब, कितने तरह का सीड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि क्या चीज़ कंज्यूम हुआ, क्या बचा रह गया, उसके हिसाब से। मोनोकॉट सीड है, उसको अल्बुमिनस सीड कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इसका मतलब इसमें रिजर्व फूड्स आपका एंडोस्पर्म है। यहाँ डाइकॉट है, एक्स अल्बुमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब इसका रिजर्व फूड यहाँ पे कॉटिलिडन है, इसको कॉटिलिडनरी सीड भी कहेंगे। और एक है पेरियस्पर्मिक सीड। पेरियस्पर्मिक सीड का मतलब जो न्यूसेलस है वो लास्ट तक बचा रह जाता है, वो खत्म नहीं होता और कंज्यूम नहीं होता, तब हम उसको कहते हैं पेरियस्पर्मिक सीड। तो पहले हम देखें मोनोकॉट सीड। सीड व्हिच कंसिस्ट ऑफ रिजर्व फूड एज एंडोस्पर्म बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ कॉटिलिडन, मतलब जिस सीड में कॉटिलिडन कंज्यूम कर जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो उसको हम कहते हैं मोनोकॉट सीड। इसमें राइस है, व्हीट है, मेज है, कोकोनट है। डाइकॉट सीड किसको बोलेंगे? सीड व्हिच कंसिस्ट ऑफ रिजर्व फूड एज कॉटिलिडन, इसका मतलब यहाँ पे इंडोस्पर्म कंज्यूम कर जाता है। इसमें लेग्यूम प्लांट में पी वगैरह है, पी है, ग्राम है, मैंगो है, जितना दलहनी पौधा है, शीशम है, ये सब आ जाएगा इसमें। और पेरियस्पर्मिक सीड, पेरियस्पर्मिक सीड के बारे में बता चुके हैं, इसमें परसिस्टेंट सीड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जो फिगर शुरुआत के रिप्रोडक्शन में बनाया जाता है फीमेल में, कार्पेल में, तो यहाँ यह दिखाया जाता है कि ढेर सारा स्पोरोजिनस टिश्यू है और इसको कहते हैं न्यू सेलस टिश्यू। तो न्यू सेलस टिश्यू का मतलब न्यू सेलस सेल है। तो फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में जो डेवलप करेगा एक सेल, जिसको आप 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज कहते हैं, यानी एक एग है और ये इस तरह से, तो ये जो डेवलप करता है एक न्यू सेलस सेल डेवलप करता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये तो डेवलप करता ही है, ये भी बचा रह जाता है। तो ऐसे बचे हुए न्यू सेलस सेल को हम कहते हैं पेरियस्पर्मिक सीड। तो सीड का 3 टाइप है, मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड एंड पेरियस्पर्मिक सीड। अब हम इसकी बात करें कि जर्मिनेशन जो होता है तीनों सीड का, वो भी 3 तरह का होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन एंड विविपेरस। हाइपोजियल आपको यहाँ पे याद रखने का, हाइपो, हाइपो मीन्स होता है बिलो, मतलब जब जर्मिनेशन के समय में क्या हो कि कॉटिलिडन नीचे रह जाए, सॉइल सरफेस है ये, जब ये नीचे रह जाए ड्यूरिंग जर्मिनेशन तो इसको कहते हैं हाइपोजियल। और ऐसा होता है राइस व्हीट वगैरह में। लेकिन जब आप नॉर्मली आप इमली का बीज कहीं छिड़क दें या सेम का बीज छिड़क दें, तो आप देखेंगे उसका कॉटिलिडन ऊपर आ जाता है, वो पीला पीला रहता है। बाद में उससे फिर वो थोड़ा बहुत हरा होता है सनलाइट के वजह से, और लीफ नहीं निकलेगा तो फिर तो खाना बनाना शुरू करेगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में वही कॉटिलिडन भोजन देता है, तो उसको हम एम्ब्रियोनिक लीफ भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉटिलिडन सॉइल सरफेस के ऊपर है, तो इसीलिए कहते हैं इसको आप इपीजियल जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन, सॉरी ये गलत लिखा गया है, इपीजियल जर्मिनेशन लिखेंगे इसको, इपीजियल, इपीजियल जर्मिनेशन। यहाँ पे कॉर्डिनेट नीचे है तो इसको कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। और एक वैसा प्लांट समूह, प्लांट ग्रुप जो पाया जाता है दलदली पौधा में, दलदली जगह पे दलदली पौधा उसको कहेंगे। उसमें क्या होता है कि एक एक्सेप्शन है इसमें, इसमें क्या होता है सभी रूट नीचे जाता है, इसका रूट ऊपर आता है। देखिए यहाँ पे रूट जो है, ये रूट है, ये ऐसा इसलिए कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता, दलदल में ऑक्सीजन नहीं होता, और एक जर्मिनेशन के लिए सीड का ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और उसको ज़रूरत है मॉइस्चर को, उसका ज़रूरत है ऑप्टिमम टेम्परेचर का। तो ऑक्सीजन के लिए उसको वहाँ मिलेगा नहीं, तो ये क्या करता है पेरेंटल प्लांट में ही ये सीड जर्मिनेट कर जाता है, और जर्मिनेटिंग सीड यहाँ गिरेगा और फिर से वो नया प्लांट के रूप में डेवलप कर जाएगा। तो ऐसे जर्मिनेशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसी को हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ड्यूरिंग जर्मिनेशन कॉटिलिडन रिमेन इनसाइड द सॉइल सरफेस ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ पीपिकोटाइल।
यानी इपिकोटाइल अगर ग्रो कर गया तो ऊपर चला गया। इस तरह से अगर हम बात करें कि ये पार्ट है और ये इसका कॉटिलिडन है, ये इसका ये है। अब यहाँ पे हाइपोकोटाइल है, इपिकोटाइल है। अगर ये ग्रो कर गया तेजी से इपिकोटाइल तो ये तो ऊपर चला जाएगा। जब कॉटिलिडन ऊपर चला गया तो ये हो गया इपीजियल। लेकिन अगर यहाँ पे हो गया कि कॉटिलिडन नीचे ही रह गया और ये ग्रो कर गया, मतलब इपिकोटाइल ग्रो कर गया, तब ये हो गया हाइपोजियल। हाइपोजियल इसलिए क्योंकि कॉटिलिडन नीचे चला गया, यहाँ कॉटिलिडन ऊपर चला गया। तो देखिए यहाँ पे वही लिखे हैं, ड्यूरिंग जर्मिनेशन कॉटिलिडन कम्स आउटसाइड द सॉइल सरफेस ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। देखिए यहाँ पे ओवर ग्रोथ कर गया हाइपोकोटाइल इसमें। और यहाँ पे लिखे हैं इफ जर्मिनेशन अकर ऑफ ए सीड अटैच टू पेरेंटल बॉडी, सॉरी यहाँ पे हम लिखे हाइपोजियल में ड्यूरिंग जर्मिनेशन कॉटिलिडन रिमेन इनसाइड द सॉइल सरफेस। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सॉइल सरफेस के नीचे रह गया, तो ये हो गया आपको हाइपोकोटाइल। और तीसरा वीवी पर जर्मिनेशन, जो कि अभी प्लांट के बारे में बताए थे माइन ग्रुप प्लांट में, अटैच टू प्लांट वो जर्मिनेट करता है। इफ जर्मिनेशन अकर ऑफ ए सीड अटैच टू प्लांट, आप बरसात के दिन में क्या होता है, मेज वगैरह में अगर वो नहीं लाया गया, वो सूख गया वहीं पे, तो वहाँ पर भी वो जर्मिनेट कर जाता है। मतलब इसका एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मेज भी, मेज को भी ऐसे तो तोड़ के ले आते हैं, लेकिन अगर वो गलती से रह गया कोई प्लांट, तो वो लगातार वर्षा हो रहा है तो वहाँ पर भी उसका जर्मिनेशन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोजियल, जब जर्मिनेशन होगा अटैच टू। इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, सीड का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सीड दो जनरेशन के बीच का एक पार्ट है, यानी दो जनरेशन को लीड करता है, एक प्रीवियस जनरेशन, एक आने वाला जनरेशन। बीच में कई जगह पे गैमीट बना, फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उसमें वेरिएशंस होता है। वेरिएशंस होने के कारण उसका कई प्रॉपर्टीज भी बदलता है। तो हम इसको कहेंगे मिनिएचर प्लांट विच कंटेन रिजर्व फूड एंड एम्ब्रियो। एक छोटा सा बीज पीपल का और कितना बड़ा प्लांट होता है। तो हम इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि ये पेरेंटल कैरेक्टर को रिजर्व करके रखता है। रिमेन वायबल फॉर सेवरल ईयर्स, आप सीड को आराम से बहुत साल तक रख सकते हैं, या रखने के लिए हम क्रायो प्रिजर्वेशन में ले जा करके रख सकते हैं। तो ये भी है, जिसको हम जेनेटिक कंजर्वेशन कहेंगे। पोजेज स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर डिस्पर्सल, आपको एक चैप्टर पढ़ना है डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड। अगर हवा के द्वारा होता है तो एनिमोकोरी कहते हैं, अगर अपने आप होता है तो ऑटोकोरी कहते हैं, एनिमल के द्वारा होता है तो जू कोरी कहते हैं, अगर वो ह्यूमन के द्वारा होता है तो ह्यूमन कोरी कहते हैं। तो ये जो डिस्पर्सल होता है फ्रूट सीड का, क्योंकि वो सीड तो एक जगह है, प्लांट एक जगह है, प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ह्यूमन हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए कि अगर मान लिया एक जगह कहीं आपदा आ गया, कुछ हो गया, वो पूरा का पूरा प्लांट चला गया, तो उसका जाते ही चला जाएगा। तो वो जो डिस्पर्सल होता है, तो डिस्पर्सल होने से क्या होता है कि नया जगह मिल जाता है, और एक जगह पे कई तरह का प्लांट आ गया तो न्यूट्रिशन के लिए उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, साथ साथ वहाँ पे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। तो आपको एक क्वेश्चन भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड का क्या वैल्यू है। तो काफ़ी उसका महत्व है, क्योंकि वो एक नया अस्तित्व देता है और प्लांट के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो ये भी सीड के रूप में जाता है, तो वो इम्पोर्टेंस है। डिस्पर्सल हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू एरिया, फिर ये इट मीन्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। एक सीड आप अगर लगाते हैं तो एक प्लांट में कितना सीड बनता है, ढेर सारे बनेंगे, 1000 100 बन जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सीड की ज़रूरत है। हैविंग वेरिएबिलिटी रिक्वायर्ड स्ट्रगल फॉर एक्सचेंज, सीड जो होता है वो नई कई जनरेशन को लीड करता है, तो उसमें जो एक चेंज होता है, जो रिकम्बिनेशन होता है, इसके कारण उसमें वेरिएबिलिटी आता है। ये स्ट्रगल फॉर एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है। इसको हम स्टोर करके रखते हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड के रूप में। दाल है, चावल है, प्लांट्स ऑयल सीड है, कई तरह से हम रखते हैं। इसको जेनेटिक कंजर्वेशन के रूप में सीड बैंक है, जैसे पोलिन बैंक के रूप में हम पोलिनोलॉजी में पढ़े थे, पालिनोलॉजी में, तो यहाँ पे हम स्पर्मोलॉजी में यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। सीड बैंक के रूप में इसको जमा रखा जाता है फॉर फ्यूचर यूज।
इसको यूज करते हैं एडिबल ऑयल के रूप में, लल अल्कोहलिक बेवरेज के रूप में, मेडिसिन के रूप में और स्पाइसेस के रूप में। ये लिंट यानी जो फाइबर से प्राप्त होता है सीड, जिसमें कि रेशा वगैरह होता है, वो तो उसको हम टेक्सटाइल वगैरह में यूज करते हैं, एज ए सोर्स ऑफ सेलुलोज के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। मतलब सीड को हम ये ना मान लें कि वो हमेशा फर्टिलाइजेशन से ही डेवलप करेगा, या हम ये ना मान लें कि सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है, एक से ज़्यादा होता है, यानी नींबू वगैरह में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाया जाता है। पहले हम बात करेंगे एपोमिक्सिस का। तो ग्रीक वर्ड एपो मीन्स विदाउट और मिक्सिस मीन्स मैरिज। इसको टर्म किया था विंकलर ने 1908 में। तो इसका डिफिनीशन ये है कि ये लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट ये मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय ए सेक्सुअल मेथड विच मिमिक ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग सीड फॉर्मेशन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसको कहते हैं एपोमिक्सिस। मतलब ब्रीडर्स लोग कैरेक्टर ना जाए किसी फल का, सब्जी का या अनाज का, इसके लिए वो यूज करता है इसका, तो इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। और उस प्लांट को जिसको हम यूज करते हैं उसको एपोमिक्ट कहते हैं। इसमें यूज होता है मैंगो है, ऑरेंज है, ओनियन है, ऑपुंसिया है, इसका हम ज़्यादा यूज करते हैं, जो हमारे हॉर्टिकल्चर में यूज होता है। फिर है आपका पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स मैनी और एम्ब्रियोन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इसको टर्म किया था लिवेनहॉक साहब ने 1719 में। इसका मतलब एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो अगर होता है तो उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। आप नींबू को तोड़ करके देखेंगे तो कभी कभी आपके दो या ऑरेंज में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो दिखेगा। तो फेनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें साइट्रस फ्रूट है, पाइनस है, ऑर्किड है, अपुंसिया है और ग्राउंडनट है। आपको इसमें इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना, और ये प्लांट रिप्रोडक्शन का ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, तो आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। अगर किसी तरह का टॉपिक में दिक्कत होगा तो आप इन्फॉर्म करिएगा, और इसको आप 2-3 बार फिगर को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। फिर हम अगले चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। थैंक यू।